बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि हम देखते हैं कि एक लिबरल लॉजिक इमर्ज होता है जब भी हम किसी मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं। तो दिल्ली का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इसे सेव करने की जरूरत है। तो दिल्ली का प्रॉब्लम देश का प्रॉब्लम है, और जो देश का प्रॉब्लम है वो दिल्ली और दिल्ली में जो राज दरबारी बैठे उनका नहीं है। तो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए मैं लास्ट वक्ता के तौर पे मीना जी को, कैलाश मीना जी को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि लंबे दशक से 3 दशक से, हाँ बैठ के बोली, 3 दशक से जमीनी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और जो एंटी माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ जहां भी रेजिस्टेंस मूवमेंट और प्रोटेस्ट राजस्थान में हुआ, सभी को कवर करते हुए उन्होंने काम किया है। सभी साथियों को मेरा जिंदाबाद, जोहार, जय भीम। मैं कोई अकादमिक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, विकास का एक सपना दिखाया था कि माइंस होगी, क्रैशिंग होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारे इलाके में दिख रहा था, और जैसे जैसे इस रोजगार के तर्क पे वास्तविकताओं से रूबरू लोग होने लगे, दिक्कतें बढ़ने लगी, तो वहां लोगों का संघर्ष। लगभग 30 साल पहले वहां लोगों को घरों में धूल आने शुरू हुआ। उस समय लार्ज स्केल पे माइंस थी, ब्लास्टिंग से घर थोड़ा हिलना डुलना शुरू हुआ, जानवर किसी के मरते थे, कभी की ये दिक्कत थी। तो मेरे चचेरे भाई थे, उनकी यंग एज में डेथ है। इसे हमने अंदर तक झकझोर दिया। मेरा इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था, इस देश की न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में दर्द आता। तो हम लोगों ने वहां प्रशासनिक अधिकारियों को लिखना शुरू किया, और बड़ी उम्मीद थी इन सब से कुछ निकले। धीरे धीरे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। हमने तय किया कि अक्टूबर का महीना अमूमन गांव में खेती के हिसाब से थोड़ा समय का वो होता है, तो हम जन जागरूकता लोगों में करें और लोगों को समझाएं कि ये सब चीजें गलत है, हमको इसे रोकना चाहिए। तो गांव में हमारे कहीं भी कोई आयोजन होता है इस तरह का, तो उसमें जागरण करने वाले साथी थे। हमने उनसे बात की कि इनको पर्यावरण से कैसे जोड़ के और लोगों के बीच में जाए। तो हमने पदयात्रा के तय की। तो हम निकले 40-45 लोग, और बढ़ते बढ़ते हम करीब 80 के लगभग हो गए, और गांव में बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स। जिस गांव में हम रुके वहां उत्सव का माहौल था। हम लोगों को एक ही चीज समझाते थे कि ये नदी, ये पहाड़, ये जंगल, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर इसको ये बाहर के लोग आए हैं, इस मुर्गी को काट के अंडा सोने का निकाल के ले जाना चाहते हैं, तो हम हमारा भविष्य क्या होगा, लोगों को समझ। और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हर साल अक्टूबर में हम पदयात्राएं करते। इससे वहां जो माइनिंग का जो पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेसी से जो गठजोड़ था, उनको दिक्कत है, और दिक्कत होने लगी तो दमन शुरू होता है। हमने इसके इतर तरीके निकाले। मैं राजस्थान हाईकोर्ट गया, मेरी न्यायिक व्यवस्था में लड़ा था। मैं हाईकोर्ट गया तो वहां मुझे कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव हुए, और वहां अंततः तमाम इन अनुभवों के, खट्टे मीठे अनुभवों के बाद 5 साल बाद मेरे पक्ष में फैसला। बड़ा खुश था। उस फैसले की 200 कॉपी निकलवाई, और मैं जहां जहां थोड़ी बड़ी दिक्कतें थी उनको कहना कि हम जीत गए। लेकिन मुझे धरातल पे कुछ ऐसा लगा। हमारे पड़ोस में एक रेला गांव है,
सीकर जिले में, उसमें 2 बांध है। अच्छी खेती और पशुपालन के लिए उसमें मशहूर थी, और वहां सेना में जवान भी जाते थे। वहां माइनिंग शुरू हुई, गांव के लोग इकट्ठा हुए, हमने डट के मुकाबला किया, नहीं महिलाओं के दम पे गांव में घुसने दिया। लेकिन वही डाक के 3 पार, पूरा पुलिस अमला जैसे कई वहीं पे सब कुछ हो, दमन का सिलसिला। एक डाबला गांव है, उसमें एक अजीबोगरीब कि दलित महिलाएं जो नरेगा में जाती थी, उनको मोहल्ला सबसे लास्ट में था, उनको माइनिंग से दिक्कत होती थी। एक शांति देवी जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी उम्र उस समय 73 साल थी। मैं 2010 का देखा। गांव की महिलाओं ने तय किया कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। मुझे भी बुलाया, उनके बातचीत का सिलसिला चला, ताकतवर लोग हैं, इनसे कैसे लड़े। उसी समय उस गांव में एक नौजवान जो कारगिल में टॉर्निंग हिल भारत का पुनः कब्जा करने के लिए उसने अपने शरीर में 3 गोलियां खाई थी, उसको वीर चक्र मिला था, वो भी गांव में आया था। वो नौजवान भी हम लोगों के साथ। हमने तय किया कि 1 रुपया और 1 घंटा, प्रतिदिन का 1 रुपया जोड़ेंगे और हर दिन का 1 घंटे के हिसाब से इस आंदोलन में लगाएंगे। सामने बहुत बड़े पंजीपति थे, और वो शांति जो उसकी पहल कर रही थी, उसने बड़ी हिम्मत से कहा कि 1 रुपया तो कोई भी नहीं देगा। गांव के लोगों से अपील की कि आप जो चाय की दुकान पर बैठ के अपना टाइम व्यर्थ करते हो, उसमें से 1 घंटा निकालिए। 3 चाय पीते हैं तो उसमें से 1 चाय कम करिए। बीड़ी पीते हैं, बुरी बात है, तो 4 बीड़ी 5 बीड़ी कम कर दीजिए। वो आंदोलन हमारा जबरदस्त। 1 महीने में सरकार के सारे नुमाइंदे वहां पे आए, बातचीत हुई। हमने तमाम तरह के कानून नियम उनके सामने रखे, तो उन्होंने कहा कि नियम और कानूनों के हिसाब से खदान चल नहीं सकता। तो बोले क्या हो सकता है, व्यवहारिक मैंने कहा कि लिख के दीजिए कि कानून के अनुसार से नहीं चल सकती, व्यवहारिक। उन्होंने कहा ये तो हम लिख के नहीं दे सकते, नहीं लिख के दे सकते तो नहीं। भारी पुलिस की मौजूदगी में वहां भयंकर लाठीचार्ज हुआ। वहां गांव की महिलाएं जेल में गई, और शांति और उसकी बहू दोनों जेल में। और उनसे कहा गया कि लिख के दे, अंगूठा लगा दे कागज पे कि कैलाश हमें बहका रहा था, तो हम आपको रिलीज कर देंगे। उन्होंने कहा कि हाथ कट सकता है लेकिन अंगूठा नहीं। तो वो हिम्मत थी, वो रिलीज होके आए। हम लड़े, और उस गांव में जितनी भी खदानें थी वो प्रेशर है वो बंद कर दिया। दुनिया में जो लोग अपना नाम धन और ताकत के बल पे पूरी सत्ता को हाथ लग जाने का दावा करते थे, वो लोग भाषणों में कहते थे कि नरेगा में मजदूरी करने वाले लोग ये क्या लड़े। झुंझुनू में एक उदाहरण के आगे बात करी। पचेरी गांव है झुंझुनू जिले में, उसके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार था, पंडित तारकेश्वर शर्मा। आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा। उनके परिवार में 6 फ्रीडम फाइटर थे, 2 महिलाएं, 4 पुरुष। इनके लिए उनको ताम्र पत्र मिला था, वो काला पानी जेल में मिले थे। उनके पुत्र प्रदीप शर्मा मेरे साथ आंदोलन में थे, उनको कोर्ट से स्टे मिला। स्टे में माइनिंग हो रही थी, उन्होंने फोटो खींचा, उनकी हत्या हो। जिस परिवार ने इस देश के लिए, जिस देश की स्वतंत्रता के 6 लोगों ने बलिदान दिया, उनके गांव के नाम का स्कूल हॉस्पिटल उनके नाम से बना दिया, लेकिन वो गांव के लोगों की समस्याओं के लिए उस परिवार का वारिस खड़ा हुआ, उनकी हत्या कर। एक नौजवान कारगिल में आपके देश के लिए लड़ा और गांव की पहाड़ी के लिए, गांव के लोगों के लिए साथ खड़ा हुआ, तो उसको आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये इसका दोहरा चरित्र हमारा समझ। एक सिनेमा, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें गाना है, हीरो गाना गाता है, उसमें ये समझाता है
कि बच्चों को पढ़ाता हूं कि एक रेलगाड़ी की रफ्तार इतने प्रति घंटा की है, इस रफ्तार से रेलगाड़ी दौड़ती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। तो बड़ा हास्यास्पद हुआ ना। तो यही इस देश की व्यवस्था है। सवाल कहां से कहां घुमाने के लिए, जब अरावली की बात करो तो आप ग्रीनवाल पर, ग्रीनवाल वैकल्पिक जो है, वर्तमान जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, सबसे ज्यादा पानी को रिचार्ज करने वाली श्रृंखला, सबसे ज्यादा वहां पे आजीविका का सर्जन करने वाली श्रृंखला, छोटी खेती और पशुपालन पर जहां के लोगों की रुचि है, और सबसे ज्यादा हमारी निर्भरता तमाम तरह के योजनाकारों ने, तमाम तरह के लोगों ने जो जिस तरह के, उसके बावजूद भी उसने ये सब बचा के रखा। वहां हमने इस तरह की चरित्र का, जो हमने अपनी सुविधा के अनुसार चरित्र गढ़ा। इस देश में न्यायिक व्यवस्था भी थी, इस देश में प्रशासनिक व्यवस्था भी थी, इस देश में विज्ञान की दूर संवेदी तकनीकी भी थी, राजनीतिक व्यवस्था भी थी। उस सबके बावजूद 30% से अधिक अरावली का हिस्सा नष्ट कैसे? या तो आपका प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया, या आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, या राजनीतिक गठजोड़ तगड़ा था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये 30% से अधिक हिस्सा एक दिन में तो खत्म नहीं हुआ। आप सैटेलाइट से कुछ भी देख सकते हैं, छोटी से छोटी मुंबई, मतलब इतनी बड़ी खदानें इस पैमाने पर चल रही है उस अरावली की। लेकिन जब ये दम घुटने लगा, सांसें घुटने लगी, जहां पे निर्णय होता है, जहां पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक तमाम सत्ता के केंद्र है, उन लोगों तक जब आए, तब आपको दिक्कत आपको महसूस की। मैं तो 30 साल से, मैंने आपको बताया कि एक फ्रीडम फाइटर का पोता मुझ पे दिसंबर के महीने में मेरे कपड़े निकाल के मेरे पीछे हाथ बांध के मेरी प्रेड की है कि लोगों का हौसला टूट जाएगा, इतने मुकदमे दर्ज। लेकिन सवाल अस्तित्व का था कि अस्तित्व बचेगा कि नहीं, हम बचेंगे कि नहीं। जो आज लोगों को समझ में आना है, आज चर्चा हो रही है। मैं उन योजनाकारों से तमाम से पूछता हूं कि आपने इन योजनाओं में कभी ये नहीं सोचा कि इस नियोजन के लिए यहाँ ये जरूरतें पड़ेंगी, वो आएंगी कहां से? आप बहुत बड़ा घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे होगी, रोजगार के तमाम केंद्रीकृत आपकी योजनाओं में ये लोग यहाँ इतनी बड़ी आबादी में लोग रहेंगे, तो इनके लिए यहाँ से पीने का पानी और सांस लेने की हवा कहां से? यही सोच रही है, हम पे थोप रहे हैं। मैं जयपुर के साथियों से कुछ दिन पहले बात कर रहा था। जयपुर में पहले पानी कहां से आता था? जयपुर में पानी आता था पानी पेच जयपुर में, वहां से वो खत्म कर दिया। तो जयपुर में पानी कहां से आने लगा? रामगढ़ बांध, वहां से 30 किलोमीटर, उसको खत्म कर दिया, बीसलपुर चले गए 250 किलोमीटर। अब कहां जाएगा? जब बीसलपुर के बांध का पानी आप जयपुर लेके आना चाहते हो, और वहां बीच के गांव सोहेला में अगर कोई पानी मांगता है, तो आप बोली सकते क्या है क्या आपके उस मिशन के बारे में? कभी पूछ रहे खुद से कि वहां के इलाके के लोग बनास नदी को बचाने के लिए, उसके नदी में पानी आए इसके लिए कोई बात करता है तो आप उनके मुकदमे लगाते हो, उनकी हत्याएं करते हो। अगर कोई आपको पानी भी चाहिए, लेकिन खुद के लिए आपकी जो प्रवृत्ति है कि किसी के पास, आज मेरे पास एक मफलर है, मुझे सर्दी लग रही है, मैं जबरदस्ती आपका दूसरा मफलर खींच के लो, ये नोच कर खींच कर लेने की प्रवृत्ति है। इसी ने आज हमें इस मुहाने पे लाके खड़ा किया। आपने कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा कि जिन लोगों से हम ले रहे हैं, कभी आपने उनकी तरफ सहानुभूति का हाथ बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। आप कभी सोचते तो सही कि जिसका पानी हम लेके आ रहे हैं किस कीमत में ला रहे हैं? राजस्थान में एक एक जिले में जहां अरावली गुजर रही है, 1-1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बंजर,
छोटी खेती पशुपालन आजीविका का मुख्य आधार था, वो खत्म हो गया। आपकी जितना यहाँ प्रदूषण रहता है उससे दुगना प्रदूषण स्टोन प्रेसिंग से उनसे गांव में होता है। एक शालोदरा गांव है अभी हरियाणा सीमा पे, एक साल में 6 लोगों की मौत हुई डस्ट सिलिकोसिस। और इस देश के लोग कहते हैं कि हमने तय तो कर दिया कि सिलिकोसिस होगा तो 5 लाख देंगे, 3 लाख तो बीमारी के तय होने पे और 2 लाख मरने के बाद किसी के जीवन को आप पैसे में कंपनसेट कर सकते हैं। इसमें अपने पेट थपथपाने से पहले आप कभी सोचना कि ये नजरिया आपको कहा कहीं कभी उसी गांव के आदमी ने आपके जीवन की कीमत को यही तय कर दी तो आपके पास क्या जवाब है? एक छोटी सी 11 साल की बच्ची, जब उसके परिवार में 2 मौत हुई थी, मैं गया था और मैंने कहा कि कानून के अनुसार लड़ेंगे। उस बच्ची ने जब मुझसे सवाल किया कि अंकल आप तो पहले भी आए थे मेरे पिताजी की मौत के, मेरे ताऊ जी भी चले गए और ये तीसरी। उस बच्ची का मेरे पास कोई जवाब नहीं कि हम कबूतर की तरह आंख बंद करके कि बिल्ली नहीं आएगी, मुझे नहीं दिख रही है बिल्ली। इस देश की बहुत बड़ी आबादी के साथ और जब भी इस सवालों को कोई आपके सामने रखता है तो मैं अब भी कहता हूं कि इस देश के योजनाकारों को, इस देश की तमाम न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था और तमाम विचारशील नागरिक समाज को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों के संसाधन छीन के हम लोग अपने ऐशो आराम के काम में लगा रहे हैं। उनकी तरफ एक बार हाथ तो बढ़ा के देखो कि अब तक हमारी गलत नीतियों की वजह से आज तक हम यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए हमने और हमारे जो वो थे, जो हमारे जो योजनाकार थे, उनकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूं, जिस समाज से मेरा ताल्लुक है, मैं नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब से, मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार के लोगों ने दिन में 2 बार पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। और देश की जंगी आजादी में उन्होंने सपना देखा था कि इस देश में आजादी के बाद हमें सम्मान से जीने का हक मिलेगा, हम सांस ले सकेंगे। लेकिन अब सांसों के सवाल पे बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है। बहुत से लोग कहते हैं आपकी नॉलेज, मैं कहीं मेरे पहले कहा मैं कोई अकादमिक मेरे पास नहीं, लेकिन आप व्यवहारिक जो चीजें देखेंगे, जो महसूस करेंगे, हर चीज को जायज ठहराने की आपका जो ज्ञान है, आपका जो कानून है, कोई भी उसको अपने संसाधन को, अपने जीवन को बचाने की बात करे। क्या आपने इस देश के संविधान में गारंटी जीवन के अधिकार की जो दी थी, क्या वो वापस ले लिया? क्या उनका अपने जीवन पे कोई हक नहीं है? उनसे संसाधन तबाह करके आपके यहाँ 24 घंटे बिजली जले, आपके यहाँ सड़क अच्छी हो, आपका पार्क बहुत अच्छा रहे, आपके पानी की कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी भी साफ रहे, ये किसकी कीमत पर है? आपको पता है पानी का TDS कितना है? पानी का TDS 3000 से, और 3000 का जब पानी का TDS है, उस पानी से चाय नहीं बन सकती। तो पानी खरीदने के लिए मजबूर, एक कैन पानी का परिवार बहुत कम लोग खरीद सकते हैं, और उस जो कैन खरीदते हैं उसकी कीमत 20 रुपए, और 20 रुपए के कैन में से अगर कोई बच्चा पानी गलती से एक गिलास बिखेर दे तो उसके जो चाटा पड़ता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी, कि उस पानी की क्या क्या। नहाने के लिए अलग पानी है और पीने के लिए और खाना बनाने के लिए अलग पानी। तो ये सब चीजें हम जब तक नहीं समझेंगे, मेरी दिक्कत है कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे पॉल्यूशन हो रहा है, ये मेरी दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत, तो आपकी दिक्कत कहां जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? हरियाणा से लेकर गुजरात हर जगह आंदोलन हो रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई। वो कोई शो के आंदोलनकारी नहीं है। सिरोही में आंदोलन हो रहे हैं, पाली जालोर में आंदोलन हो रहे हैं, कल से जैसलमेर से लोग पैदल विधानसभा की ओर चल रहे हैं। तो आपकी जो तमाम तरह की तकनीकी, आपका ज्ञान, आपका ये लोगों की सांसें, वो क्या मांग है? आज इस देश में सबसे बड़ी मांग है कि जो कुदरत ने हमें हवा दी है उसमें साफ हवा में सांस ले लेनी।
और जो धरती में पानी है, जो कुदरत ने था, वो भी आप नहीं कर सकते। वो आप नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों से माफी मांग के उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए। पुनः सोचिए, जिन देशों में पॉल्यूशन आज से 10 साल पहले हमसे ज्यादा था, उन्होंने कैसे उसको, संघाई में कहते थे कि सूरज जिसका मैंने तुम्हें नंबर दिया था ना, कैसे पिंडवाड़ा का, उस गांव में कैसे तय हुआ, क्या नीति बनी, और इस देश दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई संपन्न देश है, खुशहाल देश है, वो देश है जिन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाया, और जिनके प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश जिन्होंने अति दोहन किया, वो देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में पाइपलाइन हटाए हुए और पीने के पानी की गारंटी से हाथ खड़े हुए सरकार को कितने दिए, वहां की सरकार कहती है पानी नहीं दे सकते, तो हम उसी रास्ते पे। आपके जेएनयू के पड़ोस में तो मैंने सुना था कि सांस लेने के लिए भी बाहर खुल गए, और शायद 1 घंटे का किराया उसका 250-300 रुपए है, और ऑक्सीजन कहते हैं कि उससे फेफड़े का कुछ चार्ज हो जाए। पहले यही सपना आपने पानी की बोतल में दिखाया था, जितने पानी के सोर्स थे गांव के नेचुरल, वो खत्म कर दिए, पानी बोतल में डाल के दिखाया था। पहले पढ़ने जाते थे, प्याऊ के पानी पीते थे, साफ पानी पीते थे, कोई दिक्कत नहीं। आज इतनी विश्वसनीयता घटा दी, अगर किसी के पास 3 बच्चे हैं, बस में पानी लेके तो उसके पास बस के किराए के अलावा पानी के बोतल के भी पैसे होने चाहिए। ये उसमें आपने मजबूत, तो ये आप ये चाहते हो क्या कि ये सांस के वो भी रखने पड़ेंगे? तो मुझे 8 बजे के लगभग निकलना है कल से। मैं फिर आपके बीच आऊंगा, लंबी बात करेंगे, और ये कोई ये समझने की है। तमाम मैं इस देश के योजनाकारों से, तो सबसे मैं आज जहां भी जाता हूँ ये कहता हूँ, उनको अपने तो सोचना चाहिए कि ये विकास का जो तरीका है, ये विकास का ये मॉडल है, इसमें निर्माण की प्रक्रिया क्या हो, निर्माण की क्या प्रक्रिया हो, और कैसे, कितने संसाधन, कितने निर्माण, क्या किसके लिए चाहिए, क्या इसके लिए सक्षम नहीं है। मैंने कहा था कि जिस अरावली में आप नाप नहीं सके सैटेलाइट तमाम, उसके बावजूद ये आपने खत्म कर दिया। ये आपकी प्रशासनिक विफलता है, आपकी राजनीतिक विफलता है, आपकी न्यायिक विफलता है, और इस विफलताओं को स्वीकार करके आगे आप इस देश से कहिए, अगर इस देश की तरक्की और शांति और तमाम चीजें चाहते हैं, नहीं तो अस्तित्व बचाने के लिए लोग करें। एक आपने ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया दी है, उसमें आपने सुरक्षा बलों के अलावा कुछ नहीं। एक के हाथ में बंदूक दे दी आपने कि वो लड़ेगा घर चलाने के लिए, सुबह सुबह दूध पी के निकलता है, घर वाले देखेंगे रोजगार का, उसकी मजबूरी है, उसको जिस तरह की ट्रेनिंग है, उसको ट्रेनिंग देके वो संसाधन लूटने वालों की रक्षा में लगाएगा। वो उसके पास मजबूरी है कि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो उसका संसाधन, घर नहीं चलेगा। और उसके सामने मुझे से जो लोग खड़े, वो घर बचाने की लड़ाई लड़ते, हम नहीं खड़े होंगे, हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा घर नहीं बचेगा। ये घर चलाने और घर बचाने के बीच की लड़ाई है। ये अरावली इस देश के अस्तित्व की लड़ाई है। अरावली नहीं बचेगी तो देश का अस्तित्व नहीं बचेगा, खेती नहीं बचेगी, पशुपालन नहीं बचेगा, पानी नहीं बचेगा। उस दिन फिर आप बसंत कुंज में चंद लोग जो सांस ले सकते, पैसा खरीद के सांस की ऑक्सीजन का बोलेंगे, अपने कोर्ट में सिलेंडर लगा के चल सकेंगे, वो लोग इस देश में ठीक रहेंगे। बाकी की उम्र 30 साल की, 32 साल की उम्र में वो रैंक के इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। यही कह के मैं अपनी बात करता हूँ। जिंदाबाद।